अस्सलाम वालेकुम। आज का जो टॉपिक है वो यूनाइटेड नेशंस के रिलेटेड है। आज हम यूनाइटेड नेशंस के ऊपर बात करेंगे। तो आउटलाइन आप लोगों को विजिबल है वाइट बोर्ड के ऊपर। सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन की बात करेंगे, उसके बाद ओरिजिन की, फिर हम इसका स्ट्रक्चर देखेंगे, इसके अंदर कौन कौन से ऑर्गन्स पाए जाते हैं, फिर इसको चैलेंजेस कौन कौन से चैलेंजेस का सामना है और किन किन मकामात पे इससे जो है नाकामियों का सामना करना पड़ा है और इसके लिए कौन कौन से प्रपोज्ड रिफॉर्म्स हैं। कुछ केस स्टडीज़ हम देखेंगे और फिर लास्ट में हम कंक्लूड कर देंगे अपने टॉपिक को। तो हम अपने टॉपिक को जो है स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो ऑर्गेनाइजेशन हम किसको कहते हैं। ऑर्गेनाइजेशन एक बॉडी होती है, वो रीजनल भी हो सकती है, वो इंटरनेशनल भी हो सकती है। इस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर और मुख्तलिफ़ किस्म के ऑर्गन्स होते हैं और मुख्तलिफ़ तरह की कंट्रीज़ जो हैं इसका जो हिस्सा होती हैं। अब हम अगर यूनाइटेड नेशंस की बात करें तो ये अक्टूबर 24 1945 में 24 अक्टूबर 1945 में सैन फ्रांसिस्को में कैलिफोर्निया यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर इसकी बुनियाद रखी गई। इनिशियली जो इसके जो हैं फाउंडिंग मेंबर्स थे वो 51 कंट्रीज़ थे। अब इनकी तादाद जो है बढ़ के 193 कंट्रीज़ हो चुकी है। मतलब जब ये बनी थी तो 51 ममालिक जो थे इसकी बुनियाद रखने वाले थे, और जो अब इसकी तादाद है इसके अंदर जो मेंबर कंट्रीज़ हैं वो 193 हैं। अगर हम इसके हेडक्वार्टर्स की बात करें तो यूनाइटेड नेशंस के जो हेडक्वार्टर है वो न्यूयॉर्क यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर मौजूद है। अब और अगर हम इसके सेक्रेटरी जनरल की बात करें कि जो मौजूदा सेक्रेटरी जनरल है इनका, तो वो कौन है, अंतोनियो गुटेरेस जो है वो इसका जो है सेक्रेटरी जनरल है। अब हर ऑर्गेनाइजेशन के जो हैं कुछ ना कुछ ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। तो अगर हम यूनाइटेड नेशंस के ऑब्जेक्टिव्स के ऊपर बात करें तो सबसे पहला जो पॉइंट है, टू मेक श्योर द पीस इज़ प्रेजेंट इन द वर्ल्ड। पहला जो नुक्ता है यूनाइटेड नेशंस का कि पूरी दुनिया के अंदर क्या हो, पीस हो, अमन हो। दूसरा जो पॉइंट है, टू मेक फ्रेंडली रिलेशंस अमंग द नेशंस, के जो ममालिक इस जो है बॉडी का हिस्सा हैं उनके दरमियान क्या है, फ्रेंडली रिलेशंस को डेवलप करना। थर्ड जो पॉइंट है, टू इम्प्रूव द सोशल कंडीशंस ऑफ द वर्ल्ड, कि जो दुनिया है उसकी जो सोशल कंडीशंस हैं उनको इम्प्रूव करना। अब सोशल कंडीशंस में कौन कौन सी चीज़ें आ जाती हैं, आपकी हेल्थ आ जाती है, एजुकेशन आ जाती है, पॉवर्टी वगैरह को एलिविएट करना आ जाता है, डिजीज़ वगैरह पे कंट्रोल वगैरह, ये सारा कुछ किसके अंदर आ जाते हैं, सोशल जो है कंडीशंस के अंदर आ जाती हैं ये चीज़ें। अब अगर हम ओरिजिन की बात करें या इसकी जो हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव की बात करें तो क्या यूनाइटेड नेशंस एकदम बन गई थी? नहीं, बल्कि इसका एक प्रेडिसेसर था। मतलब ये जिससे ओरिजिनेट हुआ उससे पहले एक और ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पे मौजूद थी जिसकी जो है ऑफ शूट क्या है, यूनाइटेड नेशंस हैं, या यूँ कह लें कि उससे जो है बर्थ हुई है यूनाइटेड नेशंस की। तो अगर हम बात करें तो इससे पहले वाली जो ऑर्गेनाइजेशन थी उसका नाम था लीग ऑफ नेशंस। आफ्टर वर्ल्ड वार वन 1914 से लेकर 1918 तक पहली जंग अज़ीम होती है, उसमें यूरोप जो है तबाह हो जाता है। तो मज़ीद तो पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली, सोशली जो है यूरोप है जो है वो कैटास्ट्रॉफिक वे में जो है वो जो है मतलब उसको जो है काफ़ी ज़्यादा नुकसान जो है उसका सामना करना पड़ता है। अब मज़ीद नुकसान से बचने के लिए वो लोग जो सेन माइंड्स हैं या जो इंटेलिजेंट बॉडीज़ हैं या थिंक टैंक्स हैं वो इकट्ठे होते हैं और एक ऑर्गेनाइजेशन को इस्टेब्लिश करने की बात करते हैं ताकि आने वाले दिनों में इस तरह की किसी जो है अज़ीम जंग, या मतलब अज़ीम जंग इन सेंस कि बड़ी जंग से बचा जा सके। तो अगर हम बात करें तो उसमें जो है इसका जो आइडिया है वुड्रो विल्सन जो है इसको प्रेजेंट करता है। वुड्रो विल्सन जो है अपने 14 पॉइंट्स देते हैं। उनमें 14 पॉइंट्स में लिबरल वर्ल्ड ऑर्डर है, आइडियलिज़म वगैरह है, ये वाले पॉइंट जो है उसके मेन एजेंडाज़ में शामिल थे। अब उसके अलावा अगर हम बात करें तो ट्रीटी ऑफ वर्सेल्स होती है जिसमें वर्ल्ड वार वन जब ख़त्म होती है तो तमाम जो है जंग की ज़िम्मेदारी जर्मनी के ऊपर थोप दी जाती है और उसको जो है ज़िम्मेदार ठहराया जाता है। जर्मनी की डिसआर्मामेंट कर दी जाती है, उसके मिलिट्री आर्सेनल वगैरह उससे ले लिया जाता है। जो वॉर रेपरेशंस हैं उसकी वसूली के बारे में उनसे कहा जाता है। तो अब जो है उस वक्त लीग ऑफ नेशंस जो है एक एस्टैब्लिश्ड फॉर्म में आती है या एक डेवलप्ड फॉर्म में आती है, और इसका मकसद ये होता है कि आने वाले दिनों में जो है इस तरह की मज़ीद लड़ाई से बचा जा सके। लेकिन सवाल ये है कि लीग ऑफ नेशंस फ़ेल क्यों हुई, मतलब उसको नाकामी का सामना क्यों करना पड़ा? अगर इतनी अच्छी ऑर्गेनाइजेशन थी, क्या उसके ऑब्जेक्टिव्स इतने अच्छे थे?
तो सबसे पहला जो फैक्टर है जिसकी वजह से लीग ऑफ नेशंस जो है उसको नाकामी का सामना करना पड़ता है, तो वो है लैक ऑफ रिप्रेजेंटेशन। अब उसमें जो है रिप्रेजेंटेशन जो है उसकी लैक है। फॉर एग्जांपल वुडरो विल्सन जिसने वो पॉइंट्स पेश किए, जिसने वो आइडिया जो है वो जो है थ्रो किया था, वो खुद जो है उसका जो यूनाइटेड स्टेट उसका मेंबर नहीं बनता। USA itself was not the part of the League of Nations. That's why there was a lack of representation. So the League of Nations was failed. उसकी वजह से उसको क्या करना पड़ा, नाकामी का सामना करना पड़ा। इसके अलावा जो पॉइंट है, जो सोवियत यूनियन है 1939 में उसने फिनलैंड के ऊपर जो है इन्वेड कर दिया। अब इसका जो कोर ऑब्जेक्टिव ये था कि सोवरेन कंट्रीज़ को सोवरेनिटी को प्रोटेक्ट करना। लेकिन जब कि सोवियत यूनियन 1939 में फिनलैंड के ऊपर हमला कर रहा था, जो इसका मेंबर था, तो इसका मतलब है कि अल्टीमेटली जो लिबरलिज्म है या जो बाकी प्रॉमिसेस थे वो वायलेट कर रहा था। तो इसका मतलब जो मेन पावर्स थी उसके एजेंडा को फॉलो नहीं कर रही थी। यूएसएसआर को निकाल दिया गया। अब यूएस से पहले ही नहीं था, मेन कंट्रीज़ निकल गई, उसके बाद जर्मनी भी निकल गया, साउथ अफ्रीका भी निकल गया, इटली भी निकल गया। अल्टीमेटली जो है जो लीग ऑफ नेशंस हैं वो कोलैप्स कर जाती है। अब हम आते हैं यूनाइटेड नेशंस के ऊपर। हम इसकी बारे में हमने बात की कि 24 अक्टूबर 1945 में ये इस्टेब्लिश होती है सैन फ्रांसिस्को के अंदर, कैलिफोर्निया, यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर। अब अगर हम ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर की बात करें यूनाइटेड नेशंस की, तो यूएन जो चीज़ गाइड करती है उसे चार्टर कहते हैं। मतलब यूएन मतलब जिन चीज़ों को फॉलो करते हैं, मतलब जिस तरह हमारा एक आइन होता है, पाकिस्तान का आइन है उसको हम कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं, तो यूनाइटेड नेशंस जिस जो है आइन को फॉलो करती है उसको हम चार्टर कहते हैं। अब आगे अगर हम बात करें तो नेक्स्ट जो इसका पॉइंट है, यूएन चार्टर इज़ एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंटरनेशनल लॉ। यूएन चार्टर को इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंटरनेशनल लॉ भी कहा जाता है। अगर इसके अंदर चैप्टर्स की बात करें तो इसके अंदर 19 चैप्टर्स हैं, 111 आर्टिकल्स हैं, और ऑर्गन्स की बात करें यूनाइटेड नेशंस की तो इसके अंदर 6 ऑर्गन्स हैं। तो हमने कहा कि इसके अंदर जो यूनाइटेड नेशंस चार्टर को हम जो है इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंटरनेशनल लॉ भी कहते हैं। इसके अंदर 19 चैप्टर्स हैं, 111 आर्टिकल्स हैं, और अगर हम ऑर्गन्स की बात करें यूनाइटेड नेशंस की तो इसके ऑर्गन्स की तादाद 6 हैं। अब हम सेकंड पॉइंट पे हैं कि ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर कैसा है यूनाइटेड नेशंस का। तो अगर हम सबसे पहले ऑर्गन के ऊपर बात करें तो वो है इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल है। इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल के अंदर जो है सब कैटेगरीज़ की अगर हम बात करें, उसके मैंडेट की बात करें, तो वो किन किन चीज़ों से वो डील करता है। इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल जिसको ESC भी कहते हैं, तो वो सोशल डेवलपमेंट के साथ डील करता है। मतलब एजुकेशनल इम्प्रूवमेंट जो है उसके मैंडेट में शामिल है, पॉवर्टी को एलिविएट करना, हेल्थ को जो है देखना, हंगर को देखना, इलिटरेसी वगैरह को जो है रिमूव करना। तो ये पहला सोशल डेवलपमेंट उसका पहला मैंडेट है। सेकंड मैंडेट की बात करें तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट में जो ट्रेड इम्प्रूवमेंट आ सकती है, ट्रांसपोर्ट वगैरह आ सकती है, तो ये इसके फंक्शंस के अंदर शामिल है। तो ये पहला इसका ऑर्गन है, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। अगर हम इसके मेंबर्स की बात करें तो जैसे कि हमने बात किया कि इस कॉन्सेप्ट के 54 मेंबर्स हैं। हर मेंबर के पास ना एक वोट होता है, मतलब जो रेजोल्यूशन वगैरह पास होते हैं मेजॉरिटी के साथ, तो उसमें जो वोटिंग की ज़रूरत होती है, तो इसके 54 जो है मेंबर्स हैं, तो हर एक के पास वोटिंग पावर है। अगर हम इसकी स्पेशलाइज्ड एजेंसीज देखें तो उसमें आ जाती है UNDP, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम आ जाता है, यूनिसेफ जो है वो आ जाता है, UNFP आ जाता है, यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स कमीशन आ जाता है, कमीशन फॉर रिफ्यूजीज आ जाता है, ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन जो है इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल के अंदर आ जाती है। तो ये था इसका पहला ऑर्गन कि यूनाइटेड नेशंस का पहला ऑर्गन क्या है, उसका मैंडेट क्या है, उसके साथ कौन कौन से इदारे जो है वो अटैच हैं। हम दूसरे अगर हम बात करें दूसरे ऑर्गन की तो वो है ट्रस्टीशिप काउंसिल। अब ट्रस्टीशिप काउंसिल ये क्या चीज़ है, इसके बारे में हम देखें तो 1945 में यूनाइटेड नेशन जब बनी थी तो दुनिया में जो है सीरीज़ ऑफ इवेंट्स, कोल्ड वार जारी थी, डीकोलोनाइजेशन हो रही थी, पाकिस्तान भी डीकोलोनाइजेशन के नतीजे में 1947 में जो है ब्रिटिश से आज़ादी उसको मिलती है। और इसके अलावा कॉलोनीज ब्रिटिशर्स की थी, डच की थी, इटालियन थी, तो डीकोलोनाइजेशन हो रही थी। तो जो सर्टन टेरिटरीज़ थी ना दुनिया में, तकरीबन 11 जो टेरिटरीज़ थी, वो यूनाइटेड नेशंस की ज़िम्मे वो उनकी ज़िम्मेदारी उनके ऊपर सौंप दी गई यूनाइटेड नेशंस के अंदर, क्योंकि उस वक्त उनके ऊपर रूल करने वाला कोई नहीं था। तो उसको डील करने के लिए जो एक काउंसिल बनाया गया उसको क्या कहते हैं, ट्रस्टीशिप काउंसिल कहते हैं।
अब वो ट्रस्टीशिप जो काउंसिल है मतलब जो है ये उसका काम क्या था, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, सोशल और पॉलिटिकल डेवलपमेंट, ये तमाम जो दीगर मामला थे उनको देखना। लेकिन 1994 के अंदर जो लास्ट टेरिटरी थी वो भी जो है जिसको पुलाव उसका नाम है PALAU, वो जो है वो भी इस जो कैटेगरी से निकल गई, मतलब जो यूनाइटेड नेशंस की सुपरविजन में थी वो अपने अलग से एक मुल्क बन गया, सोवरेन कंट्री बन गया। तो अब जो है ट्रस्टीशिप जो काउंसिल है वो रूडिमेंट्री है, अब फंक्शनल नहीं है। आगे अगर हम मज़ीद बात करें तो यूनाइटेड नेशंस के अंदर एक P5 जो है एक बहुत फेमस कंसेप्ट है। P5 किसको हम कहते हैं? P5 जो है इसके परमानेंट 5 मेंबर्स हैं जिनके पास वीटो पावर है। अब उसके अंदर UK है, यूनाइटेड स्टेट्स है, चाइना है, फ्रांस है और रशिया है, जिनको हम P5 कहते हैं, इनके पास वीटो पावर है। अगर हम थर्ड ऑर्गन के ऊपर आए तो वो है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है। अब लीगल अफेयर्स हो गए, लीगल इश्यूज़ हो गए, लीगल रेमेडीज़ हो गई, ये तमाम जो मामलात हैं उनसे जो है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जो है ये डील करता है कि किसी मुल्क की लीगल आपस में ममालिक की लीगल डिस्प्यूट्स हैं या कोई और जो लीगल इश्यूज़ चल रहे हैं इंटरनेशनल लेवल पे, तो उनको जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस को डील करता है। अगर हम इसकी कंपोजिशन की बात करें इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की, तो इसके अंदर 15 जजेस हैं जो 9 साल की जो है जो टर्म के लिए जो है वो आते हैं, और जो है उसको सिलेक्ट कौन करता है? इसको यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली और यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल जो है मिलके जो है उसको सिलेक्ट करते हैं। अब अगर हम इनके फंक्शंस की बात करें तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस किन किन मामलात को देखता है? तो कंटेंशियस इश्यूज़ को, मुतनाज़ा मसाइल को, मतलब जो सोवरेन स्टेट्स खुद इसके पास जाके कहते हैं कि इन मामलात में वो क्या करें, मीडिएट करें, इन मामलात के ऊपर ये फ़ैसला करें या उसको हल करने में उनकी हेल्प करें, तो उन मामलात को ये देखता है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। दूसरा जो है एडवाइजरी केसेस को ये देखता है, एडवाइजरी सर्विसेज ये देता है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, जिसमें 6 ऑर्गन्स हैं, तो हर ऑर्गन को जो है ये एडवाइज़ करता है कि आप ये स्टेप्स ले सकते हैं जो कि क्या हो सकते हैं, बेनिफिशियल हो सकते हैं। अब इसके अलावा इंटरप्रिटेशन वगैरह, ये लीगल इश्यूज़ वगैरह, इन तमाम चीज़ों को भी ये देखता है, बॉर्डर इश्यूज़ वगैरह को भी देखता है। अब आगे अगर हम मज़ीद बात करें तो इसकी जुरिस्डिक्शन हम किसको कहते हैं? जुरिस्डिक्शन से मुराद है कि तुम्हारी हद यहाँ तक है, तो वेयर इज़ योर डोमेन, वेयर इज़ माय डोमेन, मतलब यहाँ तक तुम्हारा जो है हदूद है और यहाँ तक मेरी हदूद है। मतलब जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है एक उसकी जो है जुरिस्डिक्शन है, उसके बाहर ये क्या है वर्क नहीं करती। अब हम बात करें अगर इसके आर्टिकल 36 की, तो ICJ का एक जो डॉक्यूमेंट है उसे स्टैच्यूट कहते हैं। ICJ के डॉक्यूमेंट को हम स्टैच्यूट कहते हैं। जो यूनाइटेड नेशंस का डॉक्यूमेंट है उसको हमने चार्टर कहा था। ICJ की जो जुरिस्डिक्शन को जो है इसके अंदर मेंशन है, अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 36, जो पार्ट 1 आर्टिकल 36 है, उसमें लिखा गया है कि ये किन मामलात को देखती है, तो स्पेशल एग्रीमेंट्स वगैरह को देखती है। वन ऑफ द वेज इन विच ICJ एस्टैब्लिश इट्स जुरिस्डिक्शन, जो स्पेशल एग्रीमेंट्स वगैरह होते हैं, तो वहाँ पे जो है ये ICJ जो है ये इंटरवीन कर सकता है या वहाँ पे ये फ़ैसला दे सकता है। आगे अगर हम मज़ीद बात करें तो इस सूरत में ICJ की जुरिस्डिक्शन पाकिस्तान और इंडिया में भी बन जाती है कि अगर हमने कोई इंडिया और पाकिस्तान में स्पेशल एग्रीमेंट किए गए हैं और उसमें ये लिखा गया है कि अगर मामलात ख़राब होते तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में ये मामला जाएगा, तो इन मामलात को भी ICJ देख सकता है। तो पाकिस्तान के जो है जो बायलैटरल इश्यूज़ हैं, अगर उन्होंने इस यहाँ पे सबमिट करवाए हुए हैं इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में, तो वहाँ पे इनका जो है हल ये दे सकते हैं या इनको रिज़ॉल्व करने में ये हेल्प कर सकता है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। अगर आर्टिकल 36 का पार्ट 2 देखें तो वो कंपल्सरी जुरिस्डिक्शन है, जो कि लाज़िम मलज़ूम है। जहाँ भी किसी ट्रीटी को इंटरप्रेट करना हो, उनकी बात होगी, क्लॉज़ की बात होगी, रूल्स की बात होगी, प्रोबेशन की बात होगी, तो कानून कभी वाज़ेह नहीं होता, उसके अंदर ग्रे एरियाज़ होते हैं। तो जहाँ पे इंटरप्रिटेशन की ज़रूरत होगी इंटरनेशनल लॉ की, तो वहाँ पे ICJ का रोल हमें नज़र आता है। अब हम कुछ केस स्टडीज़ देखते हैं इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के रिलेटेड। तो कुलभूषण जाधव जो है एक स्पाई था, बलूचिस्तान में ईरान की तरफ से यहाँ पे वहाँ से बॉर्डर से होता हुआ पाकिस्तान में स्पाइनेज एक्टिविटीज़ कर रहा था। तो जब इंटरनेशनल जो है स्पाई किसी दूसरे मुल्क में पकड़ा जाता है, तो उसमें जो है एक कौंसलर एक्सेस वगैरह का इशू था। तो इंडिया ने जो मामला इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में ले गया और कहा कि पाकिस्तान को क्या है कौंसलर एक्सेस देनी चाहिए। उसने रेफरेंस किसका दिया? वियना कन्वेंशन ऑन कौंसलर राइट्स, जिसकी का पाकिस्तान सिग्नेटरी था, तो उसका रेफरेंस देके उसने जो है कौंसलर एक्सेस कुलभूषण जाधव की हासिल की इंडिया ने।
पाकिस्तान का स्टांस क्या था कि जो लोग स्पाइनेज में पकड़े जाते हैं उन्हें कौंसलर एक्सेस नहीं दी जाती। आईसीजे में केस गया, आईसीजे ने इसे इंटरप्रेट किया और इंडिया के हक में फैसला दे गया, पाकिस्तान शुड गिव हिम कौंसलर एक्सेस। तो पाकिस्तान को जो है कौंसलर एक्सेस देना पड़ी। अब हम इसके नेक्स्ट ऑर्गन के ऊपर आ जाते हैं, तो वो है सेक्रेटरीट, उसका जो है आ जाता है। ये क्या है? इसका एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट है। अब अगर इसकी एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट की बात करें तो हर इदारे के अंदर एडमिन होती है जो कि उसके डॉक्यूमेंट्री काम करती हैं, मतलब जो एडमिनिस्ट्रेटिव थिंग्स हैं उनको देखती है। इकोनॉमिक एंड सोशल जो काउंसिल है उसके एडमिनिस्ट्रेटिव मामलात हो गए, या दूसरे ऑर्गन्स के जो मिशंस कैसे जाने हैं, कैसे उन्होंने वर्क करना है, एडमिनिस्ट्रेटिव रोल कैसे उन्होंने प्ले करना है, तो इनमें जो है इसका सेक्रेटरीट का काम होता है। ये ब्यूरोक्रेटिक इसके अंदर स्ट्रक्चर होता है, सिविल सर्वेंट्स इसके अंदर होते हैं, प्राइवेट पीपल होते हैं, तो ये हेल्प करते हैं उन ऑर्गन्स को जो है अपने काम को परफॉर्म करने में। अगर हम इनके ऑफिसेज़ की बात करें तो एन ऑफिस ऑफ लीगल अफेयर्स जो है, इकोनॉमिक एंड सोशल ऑफिस जो अफेयर्स है, डिपार्टमेंट ऑफ कम्युनिकेशन है, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी जो है ये सेक्रेटरीट के अंदर ये इनके ऑफिस हैं। लीगल अफेयर के लिए भी हैं, इकोनॉमिक एंड सोशल अफेयर्स के लिए भी हैं, डिपार्टमेंट ऑफ कम्युनिकेशन है, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी डिपार्टमेंट भी है। आईसीजी इज़ फंक्शनिंग, हाउ डज़ इट फंक्शन? तो जो है हमने ये बात डिस्कस कर ली है कहाँ कहाँ इसकी जुरिस्डिक्शन होती है, कहाँ कहीं पे कंपलसरी होती है, कहीं पे क्या होती है स्पेशल एग्रीमेंट्स जहाँ पे होते हैं वहाँ पे इसका रोल होता है। अब हम बात कर लेते हैं जनरल असेंबली के ऊपर, जो इसका फिफ्थ ऑर्गन है। जनरल असेंबली जो है वन ऑफ द बिगेस्ट ऑर्गन जो है जनरल असेंबली है, जो है इसका यूनाइटेड नेशंस का है। इसके अंदर 193 कंट्रीज़ हैं और हर एक के पास एक वोट है। और हमने P5 की बात की जिनको परमानेंट 5 कहा जाता है, और इनके पास क्या होती है? वीटो पावर होती है। असेंबली में क्या होती है? असेंबली में कोई भी करारदाद पेश होती है तो उसमें जो है वोट और वगैरह होते हैं या बहस मुबाहिसा होता है। तो साल में सितंबर में एक सेशन होता है इसका यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का। तो अगर हम मज़ीद बात करें तो जनरल कंपोजिशन और कमेटीज़ की बात करें तो इसके अंदर 6 कमेटीज़ होती हैं। और अगर हम वोटिंग की बात करें, सिंपल मेजॉरिटी की वोटिंग भी होती है, 2/3 मेजॉरिटी भी कुछ स्पेशल केसेस में चाहिए होती है। और अगर हम शॉर्ट कमिंग्स की बात करें यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की, जो डिसीजन और नेचर है और या क्वेश्चन ऑफ सोवरेन इक्वालिटी की बात आ रही है कि P5 जो है उनको एक्स्ट्रा जो है पावर हासिल है एज़ कम्पेयर टू अदर सोवरेन कंट्रीज़, तो ये इसके कुछ लूप होल्स भी हैं। अब हम इसकी 6 जो कमेटीज़ हैं उनके ऊपर बात करते हैं। जो 6 कमेटीज़ हैं इसके अंदर यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के अंदर, उनका काम क्या है? तो फर्स्ट कमेटी जो है इट डील्स विद डिसआर्मामेंट एंड इंटरनेशनल सिक्योरिटी। जो फर्स्ट कमेटी है यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की, वो डील करती है कि किस तरह से इंटरनेशनली डिसआर्मामेंट करवानी है और इंटरनेशनल सिक्योरिटी को इंश्योर करवाना है। फॉर एग्जांपल कि नॉर्थ कोरिया, ईरान वगैरह न्यूक्लियर जो है इनरिचमेंट कर रहे हैं, तो उनको कैसे जो है लिमिट करना है। सेकंड कमेटी जो काम है उसका इकोनॉमिक और फाइनेंशियल एस्पेक्ट को वो देखती है। थर्ड जो कमेटी है वो सोशल, ह्यूमैनिटेरियन और कल्चरल रोल है इसका। फोर्थ कमेटी स्पेशल पॉलिटिकल एंड डिकोलोनाइजेशन मामलात को देखती है, जिसमें ट्रस्टीशिप काउंसिल के भी हमने बात की। फिफ्थ कमेटी की अगर बात करें तो एडमिनिस्ट्रेटिव और बजटरी जो फंक्शंस हैं इसको देखती है। और सिक्स्थ कमेटी जो है लीगल कमेटी है, और ये जो लीगल मामलात हैं या लीगल अफेयर्स को इनको ये देखती है। अगर हम बात करें तो एंटिटीज सुपरवाइज्ड बाय द यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, 6 कमेटियाँ जो ऑर्गेनाइजेशन जो ग्राउंड लेवल पे डील करती हैं वो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की सुपरविजन में आती हैं। यूनिसेफ, UNDP, UNEP, WFP, ये तमाम जो हैं एंटिटीज़, इनको सुपरवाइज कौन कर रहा होता है? यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली कर रही होती है। अगर हम वोटिंग की बात करें तो सिंपल मेजोरिटी चाहिए होती है फॉर पासिंग लॉ, या कोई भी अगर बिल प्रेजेंट किया गया है। 2/3 मेजोरिटी वहाँ पे चाहिए, मतलब वहाँ पे चाहिए होती है जहाँ पे जो कोई इंपॉर्टेंट इशू आ जाते हैं। इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी के रिलेटेड अगर कोई मामला आ गया है, या कोई नया मेंबर यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के अंदर शामिल करना है, या किसी की मेंबरशिप को सस्पेंड करना है, या किसी को एक्सपेल करना है, बजटरी क्वेश्चंस हैं, या इलेक्शन है EC SC के मेंबर्स की, तो या इलेक्शन ऑफ नॉन परमानेंट मेंबर ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल के हैं, तो इन मामलात में 2/3 मेजोरिटी चाहिए होती है, बाकी मामलात में सिंपल मेजोरिटी चाहिए होती है। अगर हम बात करें कि इसके अंदर शॉर्ट कमिंग्स क्या हैं, मतलब जो है इसके अंदर यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की शॉर्ट कमिंग्स की बारे में अगर बात करें तो डिसीजन एंड नेचर की हमने बात की कि चार्टर का जो आर्टिकल नंबर 11 है वो ये कहता है कि जो भी जनरल असेंबली फैसला करेगी वो बाइंडिंग नहीं होगी।
दैट विल नॉट बी बाइंडिंग। मतलब जो भी ये फैसला करेगी, अगर ये किसी मुल्क को कहते हैं कि ऐसा करे और वो मुल्क नहीं करता तो वो उसके ऊपर बाइंडिंग नहीं होगी, मतलब कोई पॉलिसी उसकी नहीं होगी। अकॉर्डिंग टू यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली आर्टिकल नंबर 11, डिसीजन विल बी द रिकमेंडेशन फॉर द यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल टू टेक द फाइनल डिसीजंस। तो ये रिकमेंडेशन का काम करती है और यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल से जो है एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो जो फाइनल डिसीजन है वो ले। Article 11 defines the working of the United Nations. It states that they will be only recommendation for the Security Council. अगर हम क्वेश्चन ऑफ सोवरेन इक्वालिटी की बात करें तो आर्टिकल नंबर 2 है, इट हैज़ टू नीड प्रायर परमिशन फ्रॉम सिक्योरिटी काउंसिल। अगर उसने कोई मेन डिसीजन लेना है तो उसको सिक्योरिटी काउंसिल से परमिशन लेना पड़ेगी। तो ये भी एक डिसीजन और नेचर की अगर बात करें तो ये जो है ऐसे लगता है जैसे सब्जर्विएंट है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का। इसके अलावा नॉन परमानेंट मेंबर्स के हैं, कुछ परमानेंट मेंबर्स की हमने बात की, और इसमें अगर हम बात करें तो परमानेंट मेंबर्स को एक्स्ट्रा पावर है, तो ये एक सोवरेन इक्वालिटी के खिलाफ बात चली जाती है। अगर हम बात करें तो आईसीजे के जजेस के बारे में जो 15 होते हैं 9 साल के बाद होते हैं, इसकी इजाज़त लेनी पड़ती है किस मेंबर को इंक्लूड करना है, किसको एक्सक्लूड करना है, और ये भी मतलब किसके साथ उसको कंसल्ट करना पड़ता है, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के साथ कंसल्ट करना पड़ता है। हम इसके रेफरेंसेस दे सकते हैं कि 1956 में यूएसएसआर जो है मगिहार इन्विजन उसने की। ये वो वक्त है जब कोल्ड वॉर चल रही थी, तो जंग के दरमियान कम्युनिज्म और कैपिटलिज्म के दरमियान ये जंग चल रही थी। ये बात जनरल असम्बली के अंदर आई। जनरल असम्बली ने इस पर सिर्फ नोटिस ही नहीं लिया बल्कि जो है इंक्वायरी कमेटी भी बनाई। इसका मकसद यूएसएसआर की मगिहार के अंदर इन्वेजन को स्टडी करना था, देखना ये था कि इन्वेजन क्यों हुई, उसकी काउंटर करंट ह्यूमैनिटेरियन हालात क्या हैं, और इसमें जो दूसरे मामलात को देखना था। लेकिन वहाँ पे चूँकि यूएसएसआर के पास वीटो पावर थी, उस वीटो पावर की वजह से जो है ये टूथलेस साबित हुई, या इसने वो उस तरह जो उसने रोल प्ले करना था उसमें रोल प्ले करने में नाकाम हो। इसके अलावा सोवियत यूनियन ने जो है अफ़गानिस्तान के अंदर भी इन्वेजन की। मतलब जो इसका मकासद थे कि सोवरेनिटी है प्रोटेक्ट करना, उसमें ये बुरी तरह से फेलियर का इसको सामना करना पड़ा। यरूशलेम में हम देख सकते हैं कि किस तरह जो है इसराइल जो है जो इन्वेजन की हुई है पैलेस्टाइन के ऊपर, उसके ऊपर वो जुल्म कर रहा है। अगर हम लास्ट इसके ऑर्गन की बात करें तो वह यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की अगर हम बात करें तो 193 मेंबर्स हैं। इसके अगर कंपोजिशन की बात करें तो हर 10 साल के हर साल के बाद जो है इसके 10 मेंबर्स जो हैं इसके आई थिंक 10 मेंबर्स हैं नॉन परमानेंट मेंबर्स। जो परमानेंट मेंबर्स हैं वो 5 हैं। अगर इसके फंक्शंस की बात करें तो इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी को उसने मेंटेन करना होता है, और टू इन्वेस्टिगेट मैनी डिस्प्यूट दैट माइट लीड टू एन इंटरनेशनल कन्फ्लिक्ट, और उन तमाम मामलात को, उन तमाम लड़ाइयों को देखना है जो इंटरनेशनल कन्फ्लिक्ट की शक्ल अख्तियार कर सकते हैं। जनरल असम्बली जो है थ्रू सिक्योरिटी काउंसिल जो है मेन जो है इश्यूज़ हैं उनको डील करती है। जो मेन डिसीजंस होते हैं यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की हेल्प से वो लेती है जनरल असम्बली। इसके अलावा अगर हम बात करें तो यहाँ पे भी जो है वोटिंग की बात करें, सिंपल मेजोरिटी से भी वोटिंग होती है, और सब्सटेंशिएट मेजोरिटी भी कहीं पे चाहिए होती है। तो परमानेंट मेंबर हमने कहा इसके अंदर 5 है, नॉन परमानेंट मेंबर जो है इसके अंदर 10 है। यूनाइटेड नेशंस ने जो रेजोल्यूशन पास की थी जो है अगर हम बात करें 1438 की, यूनाइटेड नेशंस ने एक रेजोल्यूशन पास की थी 1438। उसमें जो था कि ऑथोराइज़ किया गया था कि हम इराक़ को इन्वेड करेंगे, क्योंकि इराक़ के पास क्या है, वेपन ऑफ मैस डिस्ट्रक्शन है। तो अब यहाँ पे जो यूनाइटेड स्टेट्स की जो इन्वेजन थी इराक़ के अंदर, उसको यहाँ पे लीगलाइज़ किया गया था थ्रू दिस रेजोल्यूशन 1438, जो कि बाद में साबित हुआ कि ऐसी कोई बात नहीं, वहाँ पे वेपन्स ऑफ मैस डिस्ट्रक्शन नहीं थे, बल्कि जो है था कि अपनी पावर को या अपनी माइट को शो करने के लिए यूनाइटेड स्टेट्स ने वहाँ पे इन्वेड किया था। इसके अलावा जो है सैंक्शंस वगैरह को ये इम्पोज़ कर सकते हैं कि मतलब अगर कोई फॉलो नहीं कर रहा इंटरनेशनल लॉ को तो वहाँ पे उनके ऊपर सैंक्शंस जैसे ईरान के ऊपर है, नॉर्थ कोरिया के ऊपर है। सिक्योरिटी काउंसिल आल्सो डील विद डिसआर्मामेंट। इसका ये भी मकसद होता है किस तरह से दुनिया से हथियार वगैरह जो है उनको मिनिमाइज़ किया जा सके। अब इसमें जो है एक JCPOA है, जॉइंट कम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन, जो है इसकी एग्जांपल हम दे सकते हैं कि किस तरह ये मुआहदा हुआ था कि जो ईरान है यूरेनियम इनरिचमेंट कम कर देगा, तो अल्टीमेटली जो है उसको सैंक्शन से हटा ली जाएंगे, इंटरनेशनल लेवल पे उसको जो है फ़ायदा होगा। तो फिर ये JCPOA से जो है ये निकल गया था अमेरिका, उसके बाद ये एग्रीमेंट ख़त्म होने के बाद जो है ईरान के अंदर इनरिचमेंट स्टार्ट हो गई थी। तो ये इस मामले को भी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल देखता है। अगर हम बात करें ICJ के जजेस की जो तैनाती है उसमें भी इसका रोल है। अगर हम वोटिंग की बात करें तो सिंपल मेजॉरिटी से भी होती है और सब्सटेंशिएट मेजॉरिटी भी कहीं पे चाहिए होती है। सिंपल मेजॉरिटी का मतलब है कि आपको 9 वोट चाहिए 15 में से,
अगर जो है टोटल मेंबर्स, अगर किसी के पास वीटो किसी ने कर दिया P5 में से, तो आप बाकी जो सारे वोट्स हैं वो नल एंड वाइड हो जाएंगे। अब वीटो क्या है? वीटो को हम रेड कार्ड कहते हैं। अगर किसी ने कहा कि आई डोंट एग्री, तो उसका मतलब है जो अगर 100 मेंबर हैं जो नॉन परमानेंट हैं, या 100 मेंबर ऐसे हैं जिनके पास वीटो पावर नहीं है, तो उनके वो पावरलेस हो जाएंगे वीटो पावर के सामने। इसको अथॉरिटेरियन राइट भी कहा जाता है, डिक्टोरियल इंस्ट्रूमेंट भी कहा जाता है। तो अगर हम बात करें स्टैटिस्टिकल फिगर देखें, तो अभी तक जो वीटो एक्सरसाइज किए गए हैं, तो रशिया ने तकरीबन 116 से ज़्यादा दफ़ा कर लिए हैं इस्तेमाल। सबसे ज़्यादा रशिया ने किए हैं, यूएसए ने 81 से ज़्यादा, यूके ने 29 से ज़्यादा, फ्रांस ने 16 और चाइना ने भी 16 से ज़्यादा जो है इसको वीटो पावर को एक्सरसाइज किया है। अगर यूनाइटेड स्टेट्स के ज़्यादातर जो वीटो हैं वो इसराइल के रिलेटेड हैं, इसराइल की हिमायत में हैं, और रशिया के जो ज़्यादातर जो हैं वो अपने लिए हैं और सीरिया के लिए हैं। तो ये हमें एक जो है इम्बैलेंस ऑफ पावर यहाँ पे नज़र आता है। अब आगे अगर हम मज़ीद बात करें, तो इसके लिए जो है प्रपोज रिफॉर्म्स कौन कौन सी हैं, कि हम जो है यूनाइटेड नेशंस को एक बेहतर इदारा कैसे बना सकते हैं। तो इसमें G4 प्रपोज़ल है कि 4 मुल्कों ने दिया था, उसमें ब्राज़ील है, इंडिया है, जर्मनी है, जापान है, कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की परमानेंट सीट को बढ़ाया जाए, उनको भी इसके अंदर शामिल किया जाए। क्योंकि उस वक्त 1945 में जो थे हालात और थे, अब हालात और हैं। अब क्योंकि मेंबर भी बढ़ चुके हैं, इसलिए जो है इनको जो है वीटो पावर बनाया जाए, या इनको भी इनके अंदर शामिल किया जाए। क्योंकि ब्राज़ील क्या है, वन ऑफ द हाईएस्ट पार्टिसिपेशन जो है यूएन पीस कीपिंग मिशन के अंदर जो है ज़्यादा पार्टिसिपेशन जिसके ब्राज़ील है की है, तो ब्राज़ील कहता है कि उसको परमानेंट मेंबर बनाया जाए। इंडिया कहता है कि ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस यूनाइटेड नेशंस की ज़्यादातर जो है भारत में है, तो वो इंडिया को शामिल करना चाहिए। जापान कहता है कि उसने डिसआर्मामेंट की हुई है, न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन के मुआहदों को उसने बहुत अच्छे से निभाया हुआ है, इसलिए इसको क्या करना चाहिए, इसको भी परमानेंट मेंबर के तौर पे शामिल कर लेना चाहिए। जर्मनी कहता है कि जर्मनी बजट में उसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, हाईएस्ट कंट्रीब्यूटर है बजट में, तो वो कहता है इस लिहाज से उसको भी शामिल कर लेना चाहिए। जो दूसरी प्रपोजल आई है वो अफ्रीकन यूनियन की है। ये अफ्रीकन कंट्रीज़ की तरफ से प्रपोज किया गया है कि आप परमानेंट और नॉन परमानेंट मेंबर्स दोनों की तादाद बढ़ा दें, 15 से 26 कर दें इनकी तादाद। इसमें इजिप्ट जो है, साउथ अफ्रीका और नाइजीरिया वगैरह, ये जो है ममालिक उन्होंने ये प्रपोजल जो हैं वो पेश किए हैं। अब हम आगे अगर केस स्टडीज़ और फेलियर्स की बात करें कि तो कौन कौन सी जो फेलियर्स हैं यूनाइटेड नेशंस जिनको जो है यूनाइटेड नेशंस जहाँ पे उनको नाकामी का सामना करना पड़ा, तो उसमें सबसे पहले कंबोडिया वायलेंस, जो 1975 से 1979 तक रहा। अगर इसकी हिस्ट्री के बारे में देखें, तो जो यूनाइटेड नेशंस का यहाँ पे रोल था, मतलब इस जंग को ख़त्म करने में, जब वियतनाम वार ख़त्म हो चुकी थी, तो कंबोडिया बिकेम अ सोशल स्टेट। वहाँ की जो रजीम थी, रजीम पावर थी, वहाँ कायमर रोक या सिटिंग इस्टेब्लिशमेंट थी, तो वहाँ पे एक ना फसाद या सिविलियन वॉर स्टार्ट हो गई, तो मैसिव किलिंग हो रही थी। तो वहाँ पे जो जीनोसाइड था, वहाँ को उस जीनोसाइड को रोकने में जो है ये नाकाम रहा यूनाइटेड नेशंस। इसके अलावा अगर हम बात करें, तो रवांडा सिविल वॉर में भी जो है एथनिक जीनोसाइड हुआ, जो यूनाइटेड नेशंस का जो टुट्सीज़ वर्सेस हुट्सीज़ था, वहाँ पे भी जो है ये नाकाम रहा, और तकरीबन 8 लाख से ज़्यादा लोग जो हैं इसमें मारे गए। और अगर हम सोमालियन सिविल वॉर की बात करें, तो वहाँ पे भी यूनाइटेड नेशंस जो है उस जंग को रोकने में, या हम जो बहुत ज़्यादा कत्लेआम हुआ था उसको रोकने में नाकाम रहे। इसके अलावा इसराइल ऑक्यूपेशन हमारे पास एग्जांपल है, कश्मीर डिस्प्यूट हम इसको कोट कर सकते हैं। कोविड-19 के अंदर जो है किस तरह से इनइक्वालिटी थी डेवलपिंग वर्ल्ड और डेवलप्ड वर्ल्ड के अंदर, इराकी इन्वेजन को हम कोट कर सकते हैं, सीरियन सिविल वॉर को हम कोट कर सकते हैं, यमन सिविल वॉर को हम कोट कर सकते हैं, रोहिंग्या क्राइसिस हम कोट कर सकते हैं, और कोविड-19 को भी हम कोट कर सकते हैं कि किस तरह से स्ट्रक्चरल इनइक्वालिटीज़ हमें नज़र आती हैं, किस तरह से डेवलप्ड नेशंस ने पहले अपनी नीड्स को फुलफ़िल किया और डेवलपिंग नेशंस को जो है इग्नोर किया। तो ये सारी जो इसके क्या हैं फेलियर्स हैं। तो इसके अलावा जो है अब अगर ये अपने इन फेलियर्स के ऊपर जो है उनको कम करता है, या ये इनको हल किया जाता है, तो उसके बाद ही यूनाइटेड नेशन इफेक्टिवली इंटरनेशनल लेवल पे काम कर सकती है, और एक अच्छी ऑर्गेनाइजेशन के तौर पे इंटरनेशनल लेवल पे सामने आ सकती है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट यूनाइटेड नेशंस, जिसमें हमने देखा सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन देखा, ओरिजिन देखा, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर देखा, उसकी ऑर्गन्स चेन की बात की, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल की बात की, ट्रस्टीशिप काउंसिल की बात की, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की बात की, सेक्रेटरीट की बात की, जनरल असेंबली की बात की, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की बात की। फिर हमने कहा कि जो प्रपोज्ड रिफॉर्म्स हैं वो कौन कौन से हैं, केस स्टडीज़ की कुछ बात की, और फिर बात की यूनाइटेड नेशंस कहाँ कहाँ फेल हुआ, फिर हमने अपने टॉपिक को कंक्लूड कर दिया। होप सो आपको यूनाइटेड नेशंस के रिलेटेड जो है काफ़ी इन्फॉर्मेशन जो है आप लोगों ने गेन की होगी, और आपको ये टॉपिक समझ भी आ गया होगा। थैंक यू।